हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है बेटा, यूपीएसआई की जो 17 के पेपर हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 17 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। उसका आज तीसरा दिन है। क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जितनी क्लासेस बनाएंगे, मतलब अभी आज तीसरी है, करीब 25 क्लास बनाऊंगा। इसमें सारे प्रीवियस 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा दूंगा। आपको अप्रोच पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन आए तो पता चल जाएगा। पूरी सीरीज देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 40 में 40 मार्क्स क्वेश्चन सही होंगे, 100 मार्क्स आने वाले हैं आपके पक्के। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एडमिशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। सभी स्वर एक साथ आते हों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। स्वर कितने हैं इसमें? ए, फिर आई, ओ, 9 अक्षर हैं। आपको पता है कि उसने कहा है कि सभी स्वर एक साथ आते हों, तो सभी स्वर एक साथ जब आएंगे तो मान लिया मैंने ये 3 इधर हो गया, ठीक है ना, और ये कितना 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुनिए कि अगर आपके पास 3 स्वर हैं, तीनों एक साथ आए तो उनको रखने के तरीके कितने हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आप यहां रखना चाहते हैं, देखो यहां रखना चाहते हैं, तो आप बताइए आपके पास 3 स्वर हैं, इसमें इस जगह पे कितने तरीके से रख सकते हैं। आप कहते हैं कि चाहे मैं ए रखूं, चाहे आई रखूं, चाहे मैं ओ रखूं, मतलब 3 तरीके से रख सकता हूं। आपने एक रख दिया तो फिर आप यहाँ 2 तरीके से रख सकते हैं और फिर यहाँ पे आप 1 तरीके से रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 3 तरीके से रखा जा सकता है। सेम 6 शब्द आपके बचे हैं, आपने तीनों स्वर को बैठा दिया तो आप जो 6 बचे हैं उनको फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके से रख सकते हैं। फिर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो मैं कहूंगा कि ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। तो आप आराम से कह सकते हैं बेटा कि इनको इतने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। समझ गए बात। फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है ना, गुणे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 3 गुणे 2, ठीक है ना। तो 6 पंचे 3 चौक 12 120 120 360 36 गुना 72 720, ठीक है ना। कितना हो गया 720 और 3 गुना 6, 3 गुना 6। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा 0, 6 गुना 12 के 2 हासिल 1 6 से 42 1 43। तो कितने तरीके हो गए? आपने कहा सर 4320 हो गए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। बर्तन में मुझे नहीं पता, लेकिन रेशियो मुझे पता है कि 3:1। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शुरुआती मात्रा में बर्तन दूध का है, तो ये क्या है? दूध और पानी। इसका मतलब मिल्क और वाटर जो कुछ भी है वो 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो ये 3 का मतलब ये और ये कभी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे ये होता तो मैं आपको बता देता। ठीक है ना। एक ध्यान समझिए कि जिस मिश्रण में, किसी मिश्रण में, जैसे दूध और पानी का एक मिक्सचर है, आप जब पानी डालेंगे तो दूध अगर 2 लीटर की मात्रा था 2 ही लीटर रहेगी, मिश्रण की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना। मिक्सचर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसमें जिस चीज को ऐड करते हैं उसमें परसेंटेज में वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसा भी कहें उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जब मिल्क और वाटर का रेशियो जब 3:1 था और आपने इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला, तो 3 लीटर पानी डाला, क्या डाला? पानी। तो वो अनुपात कितना हो गया? वो अनुपात 2:1 बन गया। तो डाला पानी है आपने, चेंज किस में आ गया? चेंज आ गया मिल्क में। तो ये नहीं होना था, तो इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? ये 3 है, ये 2 है, बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे 3 करूंगा और इसको मैं 2 करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6:2 हो जाएगा। 6:2 बनेगा और ये कितना हो जाएगा? 6:3 बन जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू, अब मैं कह सकता हूं कि आंसर जो होगा 6 का मल्टीपल होगा। लेकिन ध्यान दो, यहां से 2 से पानी कितना हो गया? 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट का चेंज आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है, क्योंकि आपने 2 से 3 हुआ मतलब 1 बढ़ी। तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछा है हमसे, तो 6 3 18 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है, पेपर में मैंने तो समझा दिया, पर आपको पेपर में ये नहीं करना है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है ना, पानी आपने मिलाया है, और यहाँ पे 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको 3 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो ये कहा आपने 6 हो गया। और इधर आप फोकस करिए, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये कितना 2 हुआ और ये 3 हो गया। तो 2 से 3 होगा, 1 की यूनिट वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 6 यूनिट वैल्यू 6 3 18 आ जाएगा। मैं कहता हूँ आप पेन ही न चलाओ तो डायरेक्ट सवाल आप बना सकते हैं। ये आपके पेपर का प्रीवियस सवाल है।
17 का, ठीक है। आगे करा कि यदि ए इतना दे रखा है, एक सेट दे रखा है, ठीक है ना, और बी की वैल्यू ये दे रखा है, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या क्या है। मतलब आपसे दो वैल्यू पूछा है, ये और ये। मेरे लिए इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही लिखा जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन है। ये एक सेट है, इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, 6, 8, 10, 23, 5, 56। तो 3, 2, 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं और 3, 2, 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझिए, आप एक पे फोकस करिए। मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू, ये दो जगह सेम है बस, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, ठीक। 23 यहाँ है और 23 यहाँ है। 51 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 56 यहाँ है और 56 यहाँ है। 69 यहाँ, यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि वही आंसर होगा जहाँ पे लास्ट पे 3 आएगा। तो मुझे तो दिख गया लास्ट में 3, एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं यूनियन चेक ही नहीं करूंगा, यूनियन को मैं चेक ही नहीं करूंगा, सीधे ऑप्शन डी करके लगा के चला जाऊंगा। टाइम मुझे बचाना है 1-1 सेकंड का। अब प्रैक्टिस करने आए ना, यही तो सीखेंगे, यही चीजें तो हमें सीखना है। कह रहा है एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है, ठीक है ना। अगर गांव के साक्षर लोगों की संख्या 256 है, ये कौन है? ये आप कहेंगे सर ये साक्षर है। ये क्या है? ये निरक्षर है। साक्षर की संख्या 256 है। क्या है? 256 है, ठीक है ना। तो 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, 32। तो यहाँ पे 32 से गुणा 9 दूनी 18 का 8, 9 27, 1 28। इसका मतलब है कि निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी होगी? वो 288 हो जाएगी। वैसे ही बता सकते थे कि आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा, लगाते ही ना सवाल आप। तो यहाँ पे देखिए 9 का मल्टीपल कौन बन रहा है? 5 4 ये भी नहीं है, और 3 1 4 ये भी नहीं है, 9 7 1 8 ये भी नहीं है, 8 8 16 2 18 एक ही है। आपको पेन ही नहीं चलाना था, डायरेक्ट आप सवाल बना के निकल जाते। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है ना? आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है और इस लेनदेन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिएगा कि एक दुकानदार है, चावल की कीमत में लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मैं अगर कह दूं लागत मूल्य से, तो ये वैसे भी है ना, ये मार्कअप परसेंटेज कहलाएगा। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट जो आता है वो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाता है। आपसे लास्ट में पूछा क्या है? 1 किलोग्राम के बजाय वो 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आप समझिए कि किसी भी चीज को आप क्या कहेंगे, पहले आपने बढ़ाया, जो कीमत थी ना उससे एमआरपी 20% अंकित किया, फिर प्रॉफिट हो गया। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जब सक्सेसिव लेते हैं तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, फिर भी आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं कह दूं कि वस्तु की सीपी कितनी है 100 रुपए, बहुत आसान सवाल है, तो एमआरपी कितनी है बेटा? आप कहेंगे सर एमआरपी जो है वह 120 है। देखो तरीका देखो, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितना है? 120 है। वह ग्राहक को 85% छूट देता है, तो वस्तु की वैल्यू जो होगी तो 120 का 15% छूट देता है, इसका मतलब 85% पे वैल्यू को बेचता है। तो यहां से मैं करूंगा तो 2 छंग 12 है ना, और 20 पंचे 100, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 छक्का 102। इसका मतलब है कि 102 रुपए का वो बेचता है। ठीक है, लेकिन वो अगर मैं 1000 ग्राम कह दूं, 100 ग्राम की जगह अगर वो दे रहा है, मैं इसको 1000 ग्राम मान लूं, एक मतलब कि 1000 की कीमत वो 1200 है, तो 1000 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर इसको मैं 12 कर लूं तो 0 बढ़ जाएगा ना। तो मैं कहता हूं कि 1000 की ग्राम जगह वो 850 ग्राम दे रहा है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? लागत हो जाएगी। लेकिन पैसा आपसे कितना ले रहा है? इतना ले रहा है, कहता है डिस्काउंट भी दे रहा हूं। तो 850 पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो मेरी बात आप ध्यान समझिए, 170 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस का 170 का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी। तो परसेंट में निकालने के लिए बेटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, या यहाँ के बजाय मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ इसको, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 17 पचे 85, 5 20 क्या हो जाएगा? 100% आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं कहता हूं बेटा आप इसको ऐसे ना करूं। आप कहेंगे सर मैं कैसे करूं? मैं कहता हूं कि अगर मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट सक्सेसिव ले लो, तो 20 माइनस 15 माइनस 20 गुणे क्या हो जाएगा? 15/100, है ना। हालांकि यहाँ पे जो परसेंट प्रॉफिट आएगा ना वो यहाँ पे अलग आ जाएगा, ये 15 और 5 आ जाएगा। कितना आएगा? 5 आ जाएगा, और 20 पंचे 100, 5 3 15, 5 3 8 आ जाएगा। एक्चुअल में ये वैल्यू जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये चेंज नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते। समझ में बात आई कि नहीं? मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु की सीपी 1000 है तो 20% अधिक है, मतलब 1200 रुपये एमआरपी है,
उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया है। इसका मतलब है वस्तु की 85% वैल्यू 1020 है, लेकिन इतना पैसा लेता है, बोलता है मान, लेकिन वो बेईमान दुकानदार कैसा बेईमान है, वो 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब जितना ग्राम वो देगा उसकी लागत उतनी ही तो आएगी। तो 850 170 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ कमाता है, जो कि 25 रुपए है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। एमआरपी आपसे पूछा है, ठीक है ना, एमआरपी आपसे पूछा है। यहां से अगर हम बात करें तो एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट का मतलब क्या हुआ बेटा, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि सीपी अपान एमआरपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट। पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मुझे इतना पता है कि हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, ठीक है ना, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है। तो मैं देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कह रहा है कि लाभ पाता है जो कि 25 रुपए, इसका मतलब इसका लाभ कितना है 25 है। मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहाँ पे कहता हूं कि 12.5% को मैं क्या लिखूंगा 1/8 लिखूंगा। मतलब कहने का है कि 8 रुपए की चीज है वो 9 में बेची जा रही है। तो सीपी कितना है, ये है, ये क्या हो गया एसपी। तो आप बताओ 8 की चीज 9 में बेचेगी, प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर 25 है, ठीक है ना। तो मैं यहां से सीपी निकाल लूंगा, तो मैं कहूंगा कि सीपी जो है वह कितना है, तो आप कहेंगे सर 200 रुपए है। कितना है, 200 रुपए है। सिंपली आपका यहां से निकल गया। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि जब सीपी पे, मतलब सीपी पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। उसके बाद एमआरपी पे क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो बस वही लिख दिया और दोनों के निकल क्या आता है, एसपी आता है। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में है, मतलब डेसिमल में देखा, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मैं कहूंगा सीपी को 8 के सीपी को 9 में बेच रहा है ना। लेकिन हमें एमआरपी तो निकालना ही है, एमआरपी। तो मैं यहां से कह दूंगा कि 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब 9/10 में वो वस्तु को दे रहा है और सीपी 200 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूँ, 9/8 हो गया। इसको ये मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 25 8 200। तो आप मुझे बताइए एमआरपी, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो एमआरपी कितना आ गई बेटा, आप कहेंगे सर 250 रुपये। आगे बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से सिंपली आ गया, क्योंकि मुझे पता था, तो मुझे ये बात पता थी कि सीपी पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट जो परसेंट होता है वही दोनों क्या होते हैं, ये एसपी होते हैं। मैंने एसपी को क्या कर लिया, बराबर कर दिया। हमारा आंसर आ गया 250। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, 1% की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल रहे हैं कि पी क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और क्यू आर एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये पी क्यू है और क्यू आर है, उसी काम को पूरा कर सकते हैं, है ना। पी और आर एक साथ 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस क्या है, पी प्लस आर, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और पी प्लस आर, पी प्लस आर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 9 और ये 12 और ये क्या है 18। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 36, 9 चौक 36, 12 तेईं 36 और 18 दूना 36, ठीक है। उसी काम को पूरा करने के लिए अगर तीनों लोग लग जाएं, 4 3 7 2 9, तो 9 से डिवाइड कर दो तो कितना दिन आ जाएगा, 9 चौक 36। इसका मतलब है कि 4 दिन में कर लेंगे। इससे आसान सवाल तो मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है। देखने में इतना बड़ा, लेकिन सवाल में एक पास से कभी दम नहीं है। आप देखिए मेरी बात को। ओफो सॉरी 2 दिन आ जाएगा भाई, 2 दिन आ जाएगा। देखो ठीक है, यहां पे जोड़ेंगे बेटा, तो ये क्या बता रहा है कि P प्लस क्यू बराबर 9, क्यू प्लस आर बराबर 12, P प्लस आर बराबर 18। तो 2 2 12 है ना, तो 2 यहां पे कहेंगे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 3 7 2 9 है, ठीक है ना। तो P प्लस क्यू प्लस आर की जो वैल्यू होगी वो 9 बटे कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इनकी क्षमताएं जो है वो 9/2 हो जाएंगी। तो 9/2 से जब करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 और गुणे 2 से करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि
यदि P Q R एक साथ काम के उस काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे सर 8 दिन की आवश्यकता है। एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करेगी, लेकिन अपनी लंबाई और जो सुरंग 105 मीटर है उसको 17 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है ना, उस लेंथ को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, लेकिन 105 मीटर मतलब कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 105 मीटर की जो सुरंग है, उसको पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है। तो 7 सेकंड जो है ना, वो 7 सेकंड ले रही है इसको दूरी को क्रॉस करने में, क्योंकि आपको पता है कि इस दूरी को 10 सेकंड, ध्यान से देखिए, और इसको 7 सेकंड, तभी तो 17 आया है। तो आप कह सकते हैं कि 105 मीटर दूरी वो 7 सेकंड में चलती है, तो 15 सत्ते 105, 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। यदि एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना सवाल में। लेकिन वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग कितना होगा? तो पहले दोनों शर्ट का सीपी निकाल लो। आपको नहीं पता है कि 2 शर्ट 2000 में खरीदा, कितने खरीदा नहीं पता। मैं कहता हूं कि एक शर्ट ए थी और एक शर्ट बी थी, ठीक है। इस ए की खरीदा और एक बी खरीदा, दोनों की कीमत 2000 रुपए थी मिला के। लेकिन इस वाली को वो 120% प्रॉफिट पे बेचा और इस वाली को 80% प्रॉफिट पे, मतलब 180% प्रॉफिट पे बेचा, तो बराबर हो गया। यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ए अपान बी जो 2000 रुपए है ना, वो 3:2 के अनुपात में बटे। तो 5 की वैल्यू कितना है बेटा? 2000 है। कितना है? 2000 है। तो 5 24 400 आ जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि जब मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 400 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं कहूंगा कि 1200 और क्या हो गया 800। ठीक है, दो वस्तुएं थी, दो मतलब 2000 रुपए की जो शर्ट थी, एक 800 रुपए की थी, एक 1200 रुपए की थी। अगर यही पूछा होता दोनों शर्ट की कीमत बताओ क्या है सीपी, तो आप बता देते आराम से इतना है। लेकिन आगे क्या करा, लेकिन वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है। पहली शर्ट कौन है? ये है। इसको 30% के लाभ पर, तो 30/100 लिखेंगे, देखो है ना। और दूसरी शर्ट जो 800 रुपए की है, उसको 25% मतलब 1/4, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ पे कट करेंगे, 12×36 कितना हो जाएगा 360, प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब कि 200, तो कितना हो गया 560 हो गया, ठीक है ना। वो बेचता है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग कितना है? ओ अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो 2005 में ये तो हमारा क्या आ गया, इतना प्रॉफिट हो गया। ये क्या निकाल दिया मैंने? प्रॉफिट निकाल दिया, लाभ। तो आपको पता है कि सीपी कितना था? 2000 रुपए थी, इतना प्रॉफिट हुआ जब ऐसा बेचेगा। तो आप 2000 यहीं पे जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे कि 2560 आ जाएगा, 2560 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप चाहते यहाँ पे बेटा तो 130 180 कर देते, मतलब 125 कर देते, फिर आप निकाल लेते, ठीक है ना। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान था दो के दोनों। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित में एबी के अंक, एबी कोई छात्र है ना, के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और एक्स थे। ये सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे, ठीक है ना। तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए? मैं कहता हूं कि x का मान निकालना है। अगर औसत दिया है तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 72 है और ये क्या है 70 है, 80 है, ध्यान समझना मेरी बात को, 90 है और x है। यही क्या है? यही गणित में है। तो उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए? क्योंकि ओवरऑल औसत 80 है, तो ये कितना कम है? कंपेरिजन करेंगे तो -8 कम है। क्या है? -8 कम है बेटा, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, ये कितना कम है? -10 कम है, ये 0 है, ये +10 कम है, ये हो गया। अब 0 लाना है तो यहाँ पे प्लस का क्या करूं मैं? 8 करूं। औसत से तुलना कर रहे हैं,
मतलब औसत से 8 ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 88 है, तभी तो 8 लिखा गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि ए बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो आप कहेंगे सर 88 अंक प्राप्त किए। आपको कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। एक कार ए और बी, कार बी की गति 4:3 के अनुपात में है। कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक गति का अनुपात है, मतलब क्या है, उनकी स्पीड का अनुपात 4:3 है। 4:3 है ए और बी की, किसकी स्पीड का अनुपात है, 4:3 है। तो ए 480 किलोमीटर, मतलब कहने का कि 480 किलोमीटर 12 घंटे 12 चौक 48। इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 40 से गुणा कर दो, ठीक है ना। सॉरी, 4 की यूनिट की वैल्यू कितना है, 40 है, तो इसको 10 से गुणा कर दो। तो आप ये कहेंगे जो कार बी है ना, उसकी जो चाल है बेटा वो 30 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख गया है, ये आपसे स्पीड की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। नीस कुछ गलती से टाइपिंग एरर हो गई है, पर कोई बात नहीं। आपसे लिया गया समय ज्ञात करें, समय पूछा है, तो हम आवर में निकाल लेंगे। क्या होगा, आवर में होगा, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आराम से हम सवाल को बना लेते हैं। देखो भाई क्या है, मैं यहाँ पे आवर 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 और आवर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब है कि बी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 900 किलोमीटर दूरी जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर 900 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाना है, तो 30 3 90, इसका मतलब हो जाएगा कि 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 घंटे लगेगा ना, स्पीड थी, कितना हो जाएगा 30 आवर हो जाएगा, समय पूछा है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, मतलब बहुत हल्का सवाल है। यूपीएसआई में 1-2 सवाल ऐसे आए थे, आपको सब करा दूंगा, परेशान मत होइए आप। इससे टफ आपके पेपर में आना भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, मतलब इनका जो दे रखा है वो क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये और ये दोनों हर बराबर है, और ये दोनों एक साथ बराबर। तो मैं कहता हूँ 5 से 35 4 39/5 है। देखो 7 लिखूंगा, 39/5 ऐसे इधर लिख देता हूँ। 5 से 35 4 39/5, और फिर ये वाला भी लिखूंगा 5 10 11/5, 11/5 माइनस 4 3 12 1 13/4 माइनस 4 4 16 2 18/4। ध्यान समझिएगा, तो 39 और 11 सम करेंगे तो 40 10 50 हो जाएगा, 50/5, और ये माइनस 18 और 13, तो कितना हो जाएगा 18 10 28 2 30 31, 31/4, ठीक है ना। तो ये 5 दाम 50 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो मैं क्या लिखूंगा कि 10 माइनस 31/4, तो 40 में से 31 जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। तो 4 2 8 1 9/4 आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6 वर्ष की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है, ठीक है ना। मूल राशि का पता लगाएं, कितना आसान है। 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए है। तो आप ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT होता है अपान 100 होता है। यही 400 रुपए आपको मिले हैं, कितने कितने प्रिंसिपल पे यही नहीं पता है। रेट 6% है, टाइम 10 महीने दिया, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में आ जाएगा रेट, है ना। ये अब ईयर में हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल करूंगा, 6 दुनाई 12 कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 20 हो गया, और 20 चौक 80, मतलब कितना आ जाएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400 गुणे 20, मतलब आ जाएगा आपका 8000। तो ऑप्शन बी इज द राइट। इससे आसान क्या हो सकता है आप बताइए, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी संख्या, मतलब एक संख्या का 3/6 हिस्सा, कोई संख्या है उसका 3/6 हिस्सा, मतलब कि मैं तो ऐसा कहता हूँ कि एक संख्या है उसका 3/6 हिस्सा उसी में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 54 प्राप्त होती है। हालांकि हम और भी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे 6 3 9x, 9x/6 बराबर किसके 54 के, तो 9 6 54 हो जाएगा, और 6 6 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। बताओ भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होगी। कह रहा किसी एक संख्या का 3/6 हिस्सा, किसी एक संख्या का 1/2 भाग, 3/6 हिस्सा का मतलब है कि आप ये कह दो कि 6 में से तीसरा हिस्सा अगर इसमें जोड़ दिया जाए,
उसी संख्या में, कह रहा है उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। 3/6 हिस्सा मतलब 3 है, अगर संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्लस का 3 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वो कह रहा है कि तो परिणामी संख्या 54 मूल संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो परिणामी संख्या 54 प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू कितना है, 54 है, 6 9 54 है ना, तो आपका आंसर 6 36 आ जाएगा, आराम से 36 आ गया। पर आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप वहीं से आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 15 की अगर बात करते हैं बेटा, शराब और पानी के 60 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो इतना तो आप ये जान जाइए कि 60 लीटर मिश्रण है, क्या है, 60 लीटर का मिश्रण है, और आपने इसमें से 20 लीटर निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना, 40 लीटर। 40 लीटर जो मिश्रण बचा, इसमें आपने 8 लीटर और मिलाया, जो भी मिलाया 8 लीटर शराब मिलाई, तो मिक्सचर फाइनली 48 लीटर का बन गया। बस मुझे ये पता चल जाए कि जो फाइनल मिक्सचर बना है, जो फाइनल मिक्सचर हमारा बना है उसमें कितना हमारा जो है वो पानी है, बस बता दूं, परसेंट निकाल बता दूंगा 48 में कितना पानी है। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा यहीं पे, 60 लीटर था तो 4:1 में था, मतलब कि वाइन है ना, तो मैं शराब लिख देता हूँ, शराब और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 था, ऐसा उन्होंने बताया है कि पानी 20%, 20 से कम 20 है ना, तो वो कितना हो जाएगा 80, 20 चौक 80, 4:1 हो गया। आपने जो निकाला उसमें भी इतना ही निकल जाएगा, मतलब कि 4:1 के अनुपात से ही निकल कर जाएगा, क्या, वाइन और वाटर है ना, 4:1 के अनुपात से, लेकिन जो बचेगा वहां भी 4:1 के अनुपात से ही होगा। तो कि 40 है तो 5 की वैल्यू 40 है ना, 5 की वैल्यू क्या है, 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 32 ये है ना, हालांकि आप 1 की वैल्यू 8 है तो उससे भी कर सकते हैं, तो 8 6 48, 6 की वैल्यू पता कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए आसान हो जाए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ना जाए। तो मैं कह दूंगा जो मिश्रण 60 में से 20 निकाला गया, तो पहले जो था वो अब जो बचा 40 लीटर, 32 लीटर वाइन है और 8 लीटर क्या है आपका पानी है। कह रहा है कि फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई गई, तो आपने 8 लीटर यहाँ पे मिला दिया, तो इसका मतलब है कि 40 हो गया ये, और ये हो गया 8। तो आपसे पानी की मात्रा पूछा है, तो आपको ये पता है कि पानी पहले भी जितना था उतना भी पानी अभी भी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं आपको कि इतनी कहानी नहीं करना पड़ेगा। 48 में 8 क्या है, पानी है, तो परसेंट 8 6 48, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 मतलब 16.66% होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरी बात ध्यान समझिएगा, लेकिन आपके पेपर में आएगा तो कैसे सवाल को बनाओगे, समझो मेरी बात को। कि 60 लीटर मिश्रण था, देखो 60 लीटर मिश्रण था, ठीक, आपने 20 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, 40 लीटर मिश्रण बचा, और आपने प्लस का 8 लीटर मिलाया, तो मिश्रण हो गया 48 लीटर, हो गया 48 लीटर, है ना। आप मुझे बताइए कि जो चेंज कर रहे हैं आप शराब में कर रहे हैं, इसका मतलब पानी जितना पहले था उतना अभी भी होगा। तो मैं शुरू में ही बता दूं कि 60 लीटर में 4:5 में है, तो 5 8 40, तो 4:1 के अनुपात में है क्या, शराब और पानी। तो पानी पहले जितना था अभी उतना होगा, 1 यूनिट वैल्यू 8 है तो ये रहेगा, तो 48 में 8 ही की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 100 की वैल्यू 8 6 48, तो 16.23% आ जाएगा। ठीक है ना, 16.2 मतलब 6% आ जाएगा। क्लियर है बात, तो ये नहीं करोगे, मैंने समझाने के लिए बताया, आप पेपर में यही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन स्टेशन ए से एक्स की ओर 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 मीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, तो जो स्टेशन वाई पर खड़ी है ट्रेन बी की लंबाई क्या है। ठीक है ना, तो यहां से मैं बात करूंगा, तो मैं कहता हूं कि एक स्टेशन एक्स है, दूसरा स्टेशन क्या है, वाई है। यहां से एक ट्रेन निकली, स्टेशन उसका नाम है ए, जो 100 मीटर लंबी है, कितना है, 100 मीटर की लंबाई है, और इस यक्स और वाई के बीच में 320 किलोमीटर की दूरी है। इस 320 किलोमीटर की दूरी मतलब स्टेशन ए, ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई पहुंचती है, जो 320 मीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन ए है उसकी जो चाल है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर है। ये बात मैं यहाँ लिखता, मैं डायरेक्टली वहीं पे बता सकता था। ठीक है ना, आगे देखो, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है। इसका मतलब है कि जब ट्रेन कोई
जो स्टेशन वाई पर खड़ी है, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? तो मैं कहूँगा कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, एक ट्रेन, तो अपनी लंबाई या दूसरे जो ऑब्जेक्ट की बात मैंने किया, तो मैं कहता हूँ कि पहली ट्रेन ए जो है ना उसकी लंबाई कितना है? 100 है। दूसरी ट्रेन बी की लंबाई अगर मान लो बी है, तो मैं कहता हूँ ये टोटल डिस्टेंस हो गई, वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, ये मीटर में है, तो 80 को 5/18 कर दिया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया गया है कि कितने सेकंड में पार करती है, तो आपने कहा है यहीं पे, कहा गया 9 सेकंड में। देखो भाई 9 सेकंड में, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार करती है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 दूनी क्या आ जाएगा? 18, 2 40 80, 4 पंचे 20, 200। तो बी की वैल्यू जब लिखेंगे तो 200 और 100 का अंतर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है, या दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली और गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का अगर एचसीएफ को मैं यहीं पे एच मान लूँ, एचसीएफ मान लूँ क्या है? एच है, तो उनका संख्याएं क्या बनेंगी? तो आप कहेंगे सर जो संख्या बनेगी वो, अब एलसीएम लिख दो, उसी के अकॉर्डिंग संख्या बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है, तो यहीं से मैं कह दूंगा कि जो एलसीएम होगा उनके एचसीएफ का 25h है। तो बस दो संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है, एक 16,900 दिया है, और अगर एलसीएम 25h है तो एचसीएफ h होगा, 25 से कट करेंगे इसको, ठीक है ना। या आप ऐसा ना करो, ऐसा कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। यहीं पे देखो एच स्क्वायर की वैल्यू 16,900 बटे क्या है? 25 है। तो एच की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो मैं कहूँगा कि 13 मतलब 130 बटे क्या आ जाएगा? 5। तो 5 दुनाई 10, 5 छक 30। इसका मतलब है कि जो एचसीएफ है ना वो 26 है। तो हमसे पूछा है कि उसका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो जो एलसीएम होगा वो 25 गुणे 26 आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही बता सकते थे कि आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे ऑप्शन थे तो मैंने नहीं बताया। 25 गुणे 25 625 होता है। 5 दुनाई 10, 3 13, 5 छक 30, 13 3 169, ठीक है, और 5 आ गया तो 26 हो गया। तो उनका एलसीएम क्या है? अगर इससे 25 आया तो 25% 625, तो ऑप्शन में है। आई थिंक ऑप्शन में कहीं प्रॉब्लम है बेटा। आएगा आंसर यही 25 छक्के 150 के 15, 25 दूना 30 और 15 क्या हो जाएगा? 45। तो कितना बना? 450, 450 आ जाएगा ना। अरे नहीं सॉरी, 25 छक्का 150 के शून्य हासिल कितना? 15, और 25 दूना 50 और 15 कितना बनेगा? 50 और 15 65 आ जाएगा। 650 आंसर आना चाहिए। देख लेना एक बार, हो सकता है क्या, पक्का बता रहा हूँ यही ऑप्शन आंसर होगा। बाकी आप छोड़ो, इन्होंने ऑप्शन को गलत रख दिया है कहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, ठीक है ना, और 3 सफेद गुलाब, 5 पीले गुलाब हैं। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब होने की संभावना कितनी है? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब है, कितनी? 6 लाल गुलाब, 3 सफेद गुलाब है। आपसे पूछा क्या? टोटल कितनी है? 6 3 9 5 14, कितनी है? 14। 14 में से बेतरतीब ढंग से कितना निकाली जा रही है? तो आप कहेंगे 14 को सेलेक्ट किया और आपको 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से निकालना है, तो 14C3 इसका मान क्या होगा? तो आप कहेंगे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 11। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 13 और इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 11। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दुना 6 दूना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा? 14 गुणे 26, है ना। 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 दूना 28, है ना, और 2 30 6 36, कितना हो गया? 364। अरे भाई 26 दहम्मा 260 और 26 चौका, हाँ ठीक है, 26 चौका 104, सही है ना। 260 104। अरे भाई 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 दूना 28,
और 28 2 30 6 36, ठीक है। फिर आप देखो कि उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब होने की संभावना है। तो एक लाल गुलाब, उनमें से एक लाल गुलाब, मतलब कहने का कि लाल कितने, 6 में से एक लाल गुलाब, और 6 में से सॉरी सफेद कितना है, 3 है, 3 में से 2 कितना होगा, ये मान आप निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम आपके ये बनेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 6 गुणे क्या करूंगा मैं, फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे एक है ही, इसको फैक्टोरियल 5 लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आएगा। और इसको मैं लिखूंगा कि 3 गुणे फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 2 तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 पंचे 6 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो कह रहा है कि होने की संभावना क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो नंबर ऑफ जो आउटकम है ना वो कितने हैं, 30 हैं। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 30 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 364 हैं। क्या सही लिखा है, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कट करूंगा मैं, 3 दहाम 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दहाम 30 हो जाएगा, हाँ। और 3 एक कम 3, 3 दुनाई 6, और 3, ओहो 30 बटे क्या है, 3 बटे 364, 364, ठीक है ना। तो 19 9 1 है, ये तो ऑप्शन बन नहीं रहा है कहीं पे। अरे भाई ये 6 3 18 है ना, तो ये मैं 30 कैसे लिख रहा हूं, मैं कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 बटे कितना बनेगा बेटा, 18 बटे 364, 364। मतलब क्या होता है, जो संभावना पूछी गई है वो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे टोटल आउटकम ये हो गए कितने, यही टोटल आउटकम हो गए, क्या हो गए, टोटल आउटकम हो गए, है ना। और ये क्या है, नंबर ऑफ आउटकम, है ना। तो 18 इसको कट करेंगे किससे, 6 4 10 3 13, नहीं कटेगा तो 2 से कट करते, 2 9 18, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दुनाई 4, 182, 9 बटे 182, 2 9 18, 9 बटे 182। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा निम्न डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका पता करो या बहुलक, बहुलक मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं कहता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, डेटा दिया गया हो। जैसे कौन सा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है, तो वही आंसर होगा जहां पे लास्ट पे 7 होगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। लेकिन हमसे माध्यिका पूछा है, तो टोटल टर्म कितने हैं, गिन लो बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे राइट से काउंट करो या लेफ्ट से, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो 5वां टर्म जो बनेगा वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो बनाना नहीं है, 1 2 3, 7 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 4, और ये क्या है 5। तो मैं कहता हूं कि 16 और 7 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेन तो चलाना नहीं है, प्रीवियस ईयर में आपसे सवाल ऐसे पूछे गए हैं। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, और अपने कमेंट, अपनी राय देकर जाएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।